हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का पावर हाउस है? तो क्या ये स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट कर रहा है? डी में क्या लिखा था? इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो स्टेन करने के बाद सेल का वो हिस्सा जो स्फेरिकल शेप का है। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कंसेप्ट को समझाना है, कंसेप्ट को समझना भी है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ोगे भूल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट पढ़ने के बाद उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। और इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते जाते हो, क्वेश्चन नहीं लगाते। क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। क्रोमोसोम कहाँ होता है? क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड होना होता है तब जो क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब जो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड के फॉर्म में आपको नज़र आता है। मतलब थ्रेड के फॉर्म में नहीं, एक्चुअली जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्वाइल्ड होकर, है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो क्वाइल्ड होकर वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर वो एक्स आकार का आपको नजर आता है ना। यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल वो क्वाइल्ड होकर एक्स आकार का हो जाता है, और ये क्वाइल्ड किसके ऊपर होता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है। यानी कि क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो यानी किसका किसका बना है? डीएनए इसका मतलब क्रोमोसोम इसका मतलब डीएनए का भी बना है और प्रोटीन का भी बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो एक्स शेप का दिखाई देता है, लेकिन कब दिखाई देता है? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको क्रोमोसोम नहीं नजर आएगा। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपको थ्रेड के फॉर्म में, धागे के फॉर्म में नजर आएगा। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है जब सेल डिवाइड होने वाला है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आएगा, और जब सेल नहीं डिवाइड होने वाला है तो थ्रेड के फॉर्म में नजर आएगा, ऐसे। तो जब क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आता है तो उसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर गया सी। डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। Which of these is not related to endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है ना। हमारा जो सेल है वो सेल ऑर्गेनल से मिलके बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, गोल्गी अपरेटस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ईआर, जो दो टाइप का होता है, स्मूथ और रफ होता है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सी चीज, चार स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट नहीं कर रहा? क्या पहला क्या लिखा है? इट बिहेव्स एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन चाहिए कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। कौन बनाएगा बताओ? प्रोटीन कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बनाने के बाद उससे न्यूक्लियस तक ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा, तो चैनल का भी काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके एक रीजन से दूसरे रीजन तक बहुत सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी बात सही है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन है। एनर्जी जनरेशन, सेल के अंदर एनर्जी कहाँ बनती है?
सेल के अंदर एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का पावर हाउस है? क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनर्जी जनरेशन होता है? नहीं होता है, एनर्जी जनरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, और पूछा भी क्या है, नॉट रिलेटेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डी में क्या लिखा था, इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हाँ, बायोजेनेसिस हम पढ़ते हैं, तो यानी बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो ए, बी और डी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट कर रहा है, लेकिन सी जो स्टेटमेंट है वो रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि सी स्टेटमेंट में लिखा था कि एनर्जी जनरेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर ऑल्सो नोन एज। देखो, सेल दो टाइप का होता है, सेल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उस सेल को अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल में साफ साफ पता चल जाएगा कि जो डार्क एरिया है, जो स्फेरिकल शेप का नजर आता है, जो डार्क स्टेन करने पर डार्क कलर का होता है, क्योंकि सेल को देखना है माइक्रोस्कोप में, तो सेल को हम स्टेन करते हैं डाई से। तो स्टेन करने के बाद सेल का वो हिस्सा जो स्फेरिकल शेप का है, ओवल शेप का होता है, और जो सर्कुलर शेप का हो, जो डार्क कलर ले, वो न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नजर नहीं आता, यानी कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है। क्या है, अनडिफाइंड। मतलब आप बस ये कह सकते हो, अच्छा लगभग इस इलाके में लग रहा है कि न्यूक्लियस है, मतलब वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। और प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, उसे नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी अगर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड है। कैसा दिखता है न्यूक्लियोइड, ऐसा दिखता है न्यूक्लियोइड। मतलब ये धागे के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहीं पाया जाता है न्यूक्लियस, तो अनडिफाइंड है। हम बस ये कह सकते हैं हाँ, इतने एरिया के अंदर एक है जेनेटिक मटेरियल। तो जो एरिया अनडिफाइंड है, तो प्रोकैरियोट में इसीलिए उसे न्यूक्लियोइड कहा गया है, न्यूक्लियस नाम नहीं दिया गया है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोइड होता है, जो कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। यही आपको ध्यान रखना है। हम लोग के शरीर में कैसा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसीलिए हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड यानी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। डन, समझ में आ गई बात। चलिए, तो आपको कभी कभी न्यूक्लियोइड का डायग्राम बनाने को आ सकता है, या ये डायग्राम पूछा जा सकता है। तो डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम में अगर ये एरो देकर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ये एरो देकर पूछेगा तो याद रखना न्यूक्लियोइड बोलोगे। ठीक है, डन। चलो आगे। द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर। वो सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो कि इन्वॉल्व है, यानी जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने में हेल्प करता है, कहाँ से, सिंपल शुगर से। तो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर कौन बनाता है, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टेड, गोल्गी अपरेटस। अब आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी
तो एनसीईआरटी में दिख रहा है आपको, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। स्क्रीनशॉट किसका लगाया है? गोल्गी अपरेटस का। ठीक है, अब गोल्गी अपरेटस जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये देखो, ये लाइन आपको दिखेगी कि क्या लिखा है, इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपरेटस। तो यानी गोल्गी अपरेटस वो सेल ऑर्गेनेल है जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है। तो यहां मेरे 4 और सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखा था, लेकिन सही आंसर क्या जाएगा बताइए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, राइबोसोम नहीं, प्लास्टिड नहीं, गोल्गी अपरेटस हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? गोल्गी अपरेटस। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से एनसीईआरटी की लाइन को ना आपको अंडरलाइन करना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गोल्गी अपरेटस क्या करता है? इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल, यानी प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना, बदलना और उनकी पैकेजिंग करना। प्रोडक्ट आया उसे स्टोर कर लिया और उसको मॉडिफाई कर लिया और उसकी पैकेजिंग कर दिया, है ना? क्लियर? पैकेजिंग हम लोग घर में करते हैं, कुछ हमको कोरियर से भेजना होता है, लिफाफे के अंदर डाल के भेजते हैं। तो लिफाफे के अंदर डाला तो लिफाफा बाहर है, अंदर हमारा सामान है, तो हमने उसकी सामान की क्या की? पैकेजिंग कर दी, है ना? तो ये सब काम है गोल्गी अपरेटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस ऑप्शन और नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है? नॉट ए फंक्शन पूछा है। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में फंक्शन पूछा है कि नॉट ए फंक्शन पूछा है, क्योंकि एक नॉट लग जाने से क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, सही है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ना। कहाँ पाया जाता है राइबोसोम? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता हो उसी को तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता तो वो स्मूथ है, और राइबोसोम पाया जाएगा तो रफ है। और यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, फंक्शन है। और हमारे बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं ना, तो इसका मतलब एंजाइम भी बनाएगा, क्योंकि ये जो प्रोटीन बनाया उसका यूज करके एंजाइम भी तो बन सकता है, यानी ये फंक्शन है। लेकिन इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, नहीं, राइबोसोम स्टार्च थोड़ी बनाता है, तो ना हार्मोन बनाएगा ना स्टार्च बनाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ फंक्शन नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी जाएगा। डन? बात समझ में आ गई? चलिए, क्लियर? सी क्यों जाएगा समझ में आया? आपसे पूछा था कौन सा फंक्शन नहीं है, तो हार्मोन बनाना ये राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। स्टार्च मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करना ये भी फंक्शन नहीं है। तो जहां फंक्शन नहीं है तो वो ये दो स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ कहां दिए थे? सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सोसाइडल बैग्स ऑफ सेल? जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एक सेल ऑर्गेनेल आता है लाइजोसोम, इनको कहा जाता है सोसाइडल बैग्स, यानी ये सुसाइड कर लेंगे, ये सेल का सुसाइड करा देंगे। आप खुद ही सोचो, आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी थैली हो जो फट जाए तो आपकी मौत हो जाए, वैसा ही सेल के अंदर एक थैली होती है जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और अगर ये लाइसोसोम थैली फट जाए तो पूरा सेल खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्या होते हैं सोसाइडल बैग, मतलब लाइसोसोम्स में क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स कंटेन लाइसोसोम्स में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और जब सेल किस में हो? सेल मतलब इसको कहते हैं स्ट्रेस में हो,
किस में हो? सेल स्ट्रेस में हो। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो सेल गेट्स डैमेज, सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। और व्हेन सेल गेट्स डैमेज, व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, कब डैमेज होता है? जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो जो सेल है वो डैमेज हो जाता है और लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के कारण ये जो एंजाइम्स हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये पूरे सेल के ऑर्गेनिक कंटेंट को खा जाते हैं, ठीक है। When cell gets damaged, lysosomes gets burst, lysosome burst and digestive enzyme released in the cell causing damage to the organic content, damage to the organic content of the cell, which leads to its death, which leads to its death। बात समझ में आई? यानी कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, और सेल डैमेज होने के कंडीशन में लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम्स सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेल के ही जेनेटिक और सेल के ही ऑर्गेनिक कंटेंट को खा जाते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सेल, और इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। क्लियर? क्योंकि इससे सेल ही मर जाता है। अगर ये बैग फट गया तो पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा। तो यानी कभी सेल को मरना हुआ तो अपना लाइसोसोम क्या कर लेगा? फाड़ लेगा, अंदर के एंजाइम्स निकलेंगे और पूरे एंजाइम जो हैं सेल के ऑर्गेनिक कंटेंट को खा खा कर सब कुछ खत्म कर देंगे, सब खा जाएंगे। उसका सेल का माइटोकॉन्ड्रिया खा जाएंगे, सेल का प्लास्टिड खा लेंगे, वैक्यूल खा लेंगे, न्यूक्लियस खा लेंगे, सब खा लेंगे। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर सेल जिंदा कैसे रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। ठीक है। अब ये तीनों चीजें कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं? ये तीनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं प्लास्टिड से। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, उसी तरह ये भी एक क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। अब जो प्लास्टिड होता है वो कई टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कलरफुल प्लास्टिक है, वो कलरफुल प्लास्टिड है, वो क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट या कलरलेस होता है। ठीक है। और ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाए उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी प्लास्टिड बेसिकली दो ही टाइप का होता है। प्लास्टिड बेसिकली दो ही टाइप का होता है। एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, दिख रहा है ना, एक होता है क्रोमो, एक होता है ल्यूको। क्रोमो और ल्यूको। ठीक है। ये कलरफुल होता है, कलरफुल, और ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। और अब अगर कलरफुल होगा तो कई कलर के हो सकते हैं। तो ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल के कारण, उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब आपको ये बताना था ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ग्रीन कलर का क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। तो क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता है पत्तियों में। ठीक है। कहाँ? पत्तियों में। लेकिन
फ्लावर और फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लावर और फ्रूट दोनों कलरफुल होते हैं और कलरफुल प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तो यहाँ ये पाए जाएंगे। और जो रूट होता है, जो प्लांट का रूट होता है, वहाँ कलरलेस प्लास्टिड यानी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, फ्रूट और फ्लावर में क्रोमोप्लास्ट और रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, अब आता है इसको मैच करने का। तो मैच द कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो अगर मैच करें तो सबसे पहले क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किससे मैच करेंगे? अमोइबा से, न्यूक्लियस से, बैक्टीरिया से, डिटॉक्सिफिकेशन, सुसाइडल बैग, किससे मैच करेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सेल के टॉक्सिक मटेरियल को सेल के बाहर फेंक देता है, क्योंकि ये चैनल की तरह होता है ना। तो यानी हम ए को किससे मैच करेंगे? ए को 4 से मैच करेंगे। ठीक है, लाइजोसोम, लाइजोसोम को मैच करेंगे हम सुसाइडल बैग से, अभी पढ़ा हमने, तो बी का हो जाएगा 5th। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल किसका होता है? बैक्टीरिया का, तो इसको हम बैक्टीरिया से मैच करेंगे। फूड वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? फूड वैक्यूल तो पाया जाता है अमोइबा में, तो इसको अमोइबा से मैच करेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस, तो ये सब कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में, तो इसे हम न्यूक्लियस से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये मैच द कॉलम हो गया। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए का 4th, ए का 4th, बी का 5th, सी का 3rd, सी का 3rd, डी का आपका 1st हो गया, और ई का हो गया 2nd, ई का हो गया 2nd, है ना? डन, ये हो गया मैच द कॉलम। अब आता है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका अलग से जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी आपके घर में कमरा है, लेकिन कमरे का भी अपना एक कमरा हो, ऐसा समझो। सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल और सेल में अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल का अपना अलग से एक जेनेटिक मटेरियल, एक अलग से राइबोसोम। तो ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना है जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का राइबोसोम होता है। बता पाओगे? बताओ क्या होगा आंसर? 2 ऑर्गेनेल्स इन ए प्लांट सेल दैट कंटेन देयर और जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। बहुत आसानी से बता सकते हो। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। तो 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं ये जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, डन। चल, तो यहां हमारा ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ओवर होता है। आई थिंक आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी और कंसेप्ट क्लैरिटी में भी काफ़ी मदद मिली होगी। तो इसी तरह हमारे चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट क्लास 9th के लिए मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।